है जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत दानों के शोर में रहकर भी सच कहने की आदत है जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत दानों के शोर में भी रहकर सच कहने की आदत है। और मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझे कब तक रोकोगे, तुम मुझे कब तक रोकोगे। हाँ सूरज सा तेज नहीं मुझ में, हाँ सूरज सा तेज नहीं मुझ में, तुम दीपक सा जलता देखोगे। और मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूं, शीशे से तुम कब तक तोड़ोगे, शीशे से तुम कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझे कब तक रोकोगे, कब तक रोकोगे। अभिवादन स्वीकार करें। मेरा नाम है लालचंद। अच्छ लच के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज चल रही है। आप हमारे साथ जुड़कर अपने आगामी परीक्षाओं को सफल बना सकते हैं। एसएससी जीडी, सीजीएल और आगामी परीक्षा वीडियो के लिए टेस्ट सीरीज अच्छ लच पर इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज लेकर अभी आपके सामने हाजिर हूँ। ज्योग्राफी की 2 टेस्ट सीरीजें मैं करा चुका हूँ, ये क्लास तीसरा है। जो बच्चे पहली बार क्लास देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि आप पीछे वाली क्लास जाकर देख लें, इसके पहले वाली क्लास आप देख लें। क्लास का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। पीडीएफ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और ज्योग्राफी के बाद 4 क्लासेस और ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट हो जाएगी टेस्ट सीरीज में। उसके बाद हम लेकर आएंगे पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमी के क्लास, फिर विविध। तो आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। ज्योग्राफी ये टॉपिक बेसिकली लिया गया है, ये जो लिया गया है ये लिया गया इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया से। टॉप 20 क्वेश्चन है भारत के समान परिचय से। जिस भी पेपर में ज्योग्राफी आता है उसमें भारत के समान परिचय से लगभग 2 सवाल आपके आने ही आने तय हैं, आते ही आते हैं। तो समान परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का समान परिचय से हम लोग पहला सवाल ये आपके सामने, पहला सवाल है। आप अपनी कॉपी पेन लेकर बैठ सकते हैं और क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था। भारत किस द्वीप का अंग था बेटा, भारत किस द्वीप का अंग था। तो इसका सही जवाब आप अपने कॉपी पर टिक कर सकते हैं। मैं बता रहा हूं आपको आपकी सवाल का। देखिए ये टॉपिक है भारत के नामकरण से, भारत के नामकरण से। किसी का भाई इंट्रोडक्शन शुरू होगा कहां से, उसके नाम से। तो ये भारत के इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया से संबंधित है, भारत के नामकरण से। देखिए भारत के नामकरण की अगर हम लोग बात करें, भारत के नामकरण में अगर आप बात करें तो भारत के नामकरण में सबसे पहले वैदिक काल में भारत को कहा गया था ब्रह्मवर्त। वैदिक काल में भारत को कहा जाता था ब्रह्मवर्त, ब्रह्मवर्त यानी पवित्र लोगों की भूमि या पवित्र लोगों का निवास स्थान। इसके बाद जब आप देखेंगे उत्तर वैदिक काल आते आते तो इसे आर्यों के निवास स्थान से, आर्यों के निवास स्थान से, आर्यों के निवास स्थान से भारत को कहा गया था आर्यावर्त। आर्य का मतलब श्रेष्ठ या ज्ञानी होता है, तो श्रेष्ठ या ज्ञानी, और वर्त का मतलब क्षेत्र या निवास स्थान, यानी ज्ञानियों की भूमि या ज्ञानियों का निवास स्थान। इसके बाद बेटा हिंदुस्तान में एक व्यक्ति आए जिन्हें कहा गया ईरानी या आधुनिक पारसिया। तो ईरानियों की भाषा में बच्चे दिक्कत क्या है, ईरानी के भाषा में दिक्कत क्या है, ये सा नहीं बोल पाते हैं, ये सा को बोलते हैं हा, और ये बच्चे धा नहीं बोल पाते, धा को बोलते हैं दा, ये धा को दा बोलते हैं। तो जब ईरानी भारत आए तो ये कहना तो चाहते थे सिंधु सिंधु, लेकिन ये कहते थे हिंदू हिंदू और लिखते थे भारत को हिंदुस्तान। तो सिंध नदी के कारण ईरानियों ने बेटा, ईरानियों ने भारत को क्या कहा है, हिंदुस्तान कहा है। ईरानियों ने भारत को क्या कहा है, हिंदुस्तान कहा है। इसके बाद फिर बेटा आए यूनानी। अब यूनानियों की बच्चा भाषा है ग्रीक, यूनानियों की भाषा है ग्रीक, यूनानी की भाषा है ग्रीक। और यूनानियों ने सिंध नदी को कहा था इंडस और भारत को क्या कहा था, इंडिया। तो यूनानियों ने बच्चे भारत को क्या कहा था, इंडिया। तो यूनानी ने क्या नाम दिया, यूनानियों ने बच्चे भारत को क्या नाम दिया, यूनानी ने
यूनानियों ने भारत को क्या कहा? इंडिया। तो इंडिया किस भाषा का शब्द है? इंडिया ग्रीक भाषा का शब्द है। इंडिया ग्रीस भाषा का शब्द है। और बौद्ध और जैन ग्रंथों ने बेटा, भगवान बुद्ध भ्रमण करते थे, नदियों किनारे भ्रमण क्या करते थे, और वो जामुन का वृक्ष खाया करते थे, जहां भी करते थे जामुन खाया करते थे। तो जब बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई तो उन्होंने कहा भारत को जम्मू द्वीप। अगर आप रामायण सुनेंगे तो आप सुनेंगे भारतवर्ष से जम्मू द्वीपे, जम्मू द्वीपे। तो बौद्ध ग्रंथों में बच्चे भारत को क्या कहा गया है? जम्बू द्वीप। बौद्ध और जैन ग्रंथों ने बच्चे भारत को क्या कहा है? जम्मू द्वीप। हालांकि ये इतिहास का पाठ है। भारत को क्या कहा गया है? जम्मू द्वीप। इसके बाद बच्चा, एक पुस्तक है कालिदास की जिसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। कालिदास की एक नाटक है जिसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। और अभिज्ञान शकुंतलम के अनुसार कालिदास कि नाटक अभिज्ञान शकुंतलम के अनुसार, ये एक बहुत बड़ी बात है बच्चे। लोग कहते हैं विलियम शेक्सपियर लाइक कालिदास, लाइक एज विलियम शेक्सपियर। नहीं, विलियम शेक्सपियर लाइक एज कालिदास होना चाहिए। कालिदास विलियम शेक्सपियर से कई गुना महान है। तो हमारे कालिदास ने एक नाटक लिखा है अभिज्ञान शकुंतलम, जिनमें एक नायक है राजा दुष्यंत और एक नायिका है शकुंतला। अभी राजा दुष्यंत किसी जंगल में शिकार करने गए थे और शकुंतला किसी ऋषि मुनि की बिटिया हुआ करती थी। हालांकि ये जब अभिज्ञान शकुंतलम की चर्चा होगी तब आप पढ़ेंगे इतिहास में कहीं पर, या संस्कृत में पढ़ेंगे अभिज्ञान शकुंतलम। तो वो कहीं व्हाइट साड़ी में पानी लिए जा रही थी, अपना इनको देख लिया इन्होंने। किसने? राजा दुष्यंत ने। उनके पिता से कहा कि शादी करा दो, बैंड बाजा बजा दिया दोनों का। कुछ दिन रहे, उसके बाद छोड़कर चले आए शकुंतला को। जब शकुंतला को छोड़कर चले आए तो उनको आते वक्त अंगूठी देकर गए। अब ये अंगूठी देकर गए, बोले महल में आना, हम पहचान जाएंगे। वो अंगूठी लिए जा रहे थे कि राजा दुष्यंत कहीं गिर गए और उनको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया। जैसे गजनी को सब कुछ भूल गया था लेकिन गजनी याद था, इनके साथ उल्टा हुआ, सब कुछ याद था इनको। शकुंतला वाला चिप डिलीट हो गया। अब कुछ दिन बाद शकुंतला के एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया भरत। तो जब शकुंतला अपने उम्र के अंतिम पड़ाव में पहुंची तो राजा दुष्यंत को शायद फिर से एक बार चोट लगी, और जैसे उनके पीके में कि भाइयों चोट लगने से मेमोरी जावे है, तो चोट लगने से मेमोरी आवे है। तो फिर से चोट लगी और उनको अचानक याद आ गया कि ये तो शकुंतला है। तो राजा दुष्यंत ने भारतवर्ष के नाम पर उनके बेटे भरत, यानी राजा उनके नाटक कालिदास की नाटक कौन सा? अभिज्ञान शकुंतलम के अनुसार अभिज्ञान शकुंतलम के अनुसार क्या कहा गया? भारतवर्ष। तो कालिदास की नाटक अभिज्ञान शकुंतलम के अनुसार भारत को क्या कहा गया है? भारतवर्ष कहा गया है। और यही भारतवर्ष आज का क्या बना है बच्चे? भारत। यही भारतवर्ष आज का क्या बना हुआ? भारत। तो वैदिक काल में ब्रह्मवर्त, आर्यों के निवास स्थान से आर्यावत, ईरानियों ने क्या कहा? हिंदुस्तान, यूनानियों ने क्या कहा? इंडिया, बौद्ध ग्रंथों ने क्या कहा? जम्मूद्वीप, और कालिदास की नाटक अभिज्ञान शकुंतलम ने भारत को क्या कहा? भारतवर्ष। अपने टॉपिक पर अब आते हैं, टॉपिक पर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जम्मू द्वीप। प्राचीन किसका हिस्सा है भारत? जम्मू द्वीप का हिस्सा है। अगला सवाल, क्वेश्चन आप लोग अटेंड कीजिए, अपनी कॉपी पर क्वेश्चन को लिख लीजिए। बेटा अभी जस्ट आपको व्याख्या करते हो भारत का नाम मैंने बताया, भारत के नामकरण में सवाल आपके सामने है, आप देख सकते हैं। कह रहा सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया? जस्ट बताया था किस भाषा में किया गया। किस भाषा में? ग्रीक भाषा में किया गया। किस भाषा में इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया? ग्रीक भाषा में। किससे संबंधित है? इंडस से, इंडस रिवर, यानी किससे संबंधित है? सिंधु नदी से संबंधित है। किससे? सिंधु नदी से संबंधित है। इंडिया भारत को किसने नाम दिया है? यूनानियों ने दिया है। किसने नाम दिया भारत को? यूनानियों ने दिया है बच्चा। अगला सवाल यह है, भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा, भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा क्या है? तो मैं थोड़ा सा इसके क्वेश्चन की व्याख्या कर देता हूं, तब तक मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा, बच्चे इसके लिए आपको जानना पड़ेगा भारत का अक्षांशीय विस्तार। अगर ये एक ग्लोब है तो यहां पर है बेटा क्या? भूमध्य रेखा। इसे कहते हैं जीरो अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। अब इसके ऊपर बेटा जब अक्षांश देशांतर पढ़ूंगा तो इसकी और व्याख्या कराऊंगा, जब मैं आपको ज्योग्राफी की फाउंडेशन क्लास लेके आऊंगा। ये है बेटा अक्षांश रेखाएं, यहां पर बेटे हैं 90 डिग्री और ये है बेटा 90 डिग्री। इधर पड़ेगा क्या? 90 डिग्री। तो ऊपर बेटा 90 डिग्री, नीचे बेटा 90 डिग्री। तो जब आप भारत को देखेंगे
भारत को, तो आपको भारत कुछ यहाँ दिखाई देगा, कुछ ऐसे। तो जब आप इस भूमध्य से 8 डिग्री 4 मिनट का कोण बनाएंगे, जीरो से किधर, उत्तर की ओर, 8 डिग्री 4 मिनट किधर, उत्तर की ओर, तो भारत शुरू हो जाएगा। और बच्चे कहाँ तक, 37 डिग्री 6 मिनट तक, 37 डिग्री 6 मिनट तक, तो भारत क्या हो जाएगा, समाप्त। तो भारत के अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। लेकिन बेटा जब आप 6 डिग्री 45 मिनट का कोण बनाएंगे तो यहां मिलेगा आपको ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है इंदिरा पॉइंट। कौन सा पॉइंट बेटा, इंदिरा पॉइंट। इसी का नाम है पिगमिलियन पॉइंट, इसी का नाम है पार्सियन पॉइंट, इसी का नाम है पिगमिलियन पॉइंट, इसी का नाम है पार्सियन पॉइंट। और यही पिगमिलियन और पार्सियन पॉइंट भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु है। ध्यान दीजिएगा, अगर बेटा कहता है कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि का अगर दक्षिणतम बिंदु पूछता है तब बेटा सही जवाब होगा कन्याकुमारी, कन्याकुमारी या फिर कैप कैमोरिन, कन्याकुमारी या फिर कैप कैमोरिन सही जवाब होगा। लेकिन अगर कहता है भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु तब क्या सही जवाब होगा, इंदिरा पॉइंट। तो एक बार देख लीजिए, भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कितने डिग्री पर है, 37 डिग्री 6 मिनट। क्या नाम है इसका, इंदिरा कॉल। ये भारत का बेटा सबसे उत्तरतम बिंदु है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट किधर, उत्तरी अक्षांश। क्या नाम है इसका, कैप के मोरिन, कैप के मोरिन, कैप कैमोरिन। इसका नाम क्या है, कैप कैमोरिन, या फिर क्या नाम है बेटा, कन्याकुमारी, या फिर नाम क्या पड़ेगा इसका, कन्याकुमारी, कैप कैमोरिन या कन्याकुमारी। ये भारत के मुख्य भूमि का क्या है, दक्षिणतम बिंदु है। अगर आपसे कहता है भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्या कहलाएगा ये, इंदिरा पॉइंट। क्या कहलाएगा बेटा, ये इंदिरा पॉइंट। कहां पर, ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार में। और ये हो चुका है, डूब चुका है सन 2004 के सुनामी में। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। टॉपिक पर आते हैं, अपने सवाल पर आइए। उम्मीद है आपको उत्तर मिल गया होगा। कह रहा भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा है, मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा है बेटा, तो ये क्या कहलाएगा, कन्याकुमारी। मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा क्या कहलाएगी, ये कन्याकुमारी। कितने डिग्री, 6 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट। कौन सा अक्षांश, उत्तरी अक्षांश को बेटा कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको यन यल, यानी नॉर्थ लेटीट्यूड, यानी नॉर्थ लेटीट्यूड। और ये जो 6 डिग्री 4 मिनट है, यहाँ क्या मिलेगा बच्चा आपको, इंदिरा पॉइंट। ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अगर मुख्य भूमि लगाकर पूछता है, अगर मुख्य भूमि लगाकर पूछता है तब सही जवाब क्या होगा, तब सही जवाब क्या होगा, कन्याकुमारी, तमिलनाडु में 6 डिग्री 45 मिनट। और अगर मुख्य भूमि लगाकर नहीं पूछता है तब भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या होगा, 6 डिग्री 45 मिनट या 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। कहां पर, कहां पर, ये ग्रेट निकोबार में, इंदिरा पॉइंट। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, ये है बच्चा भारत के, ये सवाल है भारत के। अगर आप इस सवाल को देखेंगे तो ये भारत के देशांतरीय विस्तार से सवाल है। भारत की मानक समय रेखा आधारित है। भारत की मानक समय रेखा बेटा क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। आइए भारत की देशांतरीय विस्तार समझ लेते हैं। अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा है तो यहाँ सारे सिलेबस यही कवर हो जा रहे हैं। ये है बेटा जीरो देशांतर, इसी को बच्चे कहते हैं प्रधान यमोत्तर रेखा, इसी को बच्चे क्या कहते हैं, प्रधान यमोत्तर रेखा। यहाँ पड़ेगा 180, इधर पड़ेगा क्या 180। हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे ज्योग्राफी पढ़ाते वक्त। ये EL, ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ये क्या है EL, ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये क्या है WH, वेस्ट लॉन्गिट्यूड। पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर। इसी जीरो पर स्थित है क्या GMT। ये कहां पर है, ये है बेटा लंदन के वेधशाला में। यहीं से टाइम की शुरुआत माना जाता है GMT से। बेटा 1 डिग्री में, ठीक से देखिएगा, ये पूरी पृथ्वी एक चक्कर कितने घंटे में लगा लेगी,
पूरी पृथ्वी एक चक्कर कितने घंटे में लगा लेगी? 360 डिग्री। कितने घंटे में? 24। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि एक घंटे में कितनी डिग्री, तो 24 अक्कम 24, 24 15 या 360, मतलब क्या कि 15 डिग्री कितने घंटे में घूमेगी? एक घंटे में। अगर 15 डिग्री एक घंटे में घूमेगी तो 60 मिनट में कितने डिग्री? 15 डिग्री। 7 मिनट में कितने डिग्री? 15 डिग्री। तो 15 कम 15, 15 चौके 60, तो 4 मिनट में कितनी डिग्री? 1 डिग्री। यानी एक देशांतर में कितने मिनट? 4 मिनट। प्रत्येक देशांतर रेखा में कितना मिनट है? 4 मिनट। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, यहां पर पिछले वाले क्लास में यह सवाल था, यहां पर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का क्या है? मानक समय रेखा। क्योंकि सूर्योदय पूरब में होता है, तो जीएमटी के जितना बेटा पूरब जाएंगे, जीएमटी से जितना पूरब जाएंगे उतना समय प्लस, जीएमटी से जितना पश्चिम आएंगे उतना समय माइनस। जितने डिग्री पूरब जाएंगे उतना 4 मिनट प्लस, जितने डिग्री पश्चिम आएंगे उतना 4 मिनट माइनस। तो भारत का मानक समय रेखा कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब सवाल पर आते हैं आपके। कह रहा भारत के मानक समय रेखा आधारित है कौन सा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। जीएमटी से बेटा कितने घंटे आगे है ये? तो ये बेटा जीएमटी से कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे। कितने घंटे? 5.5 घंटे क्या है? आगे है। कितना देशांतर आगे है? 82.5 डिग्री आगे है। कितने मिनट आगे है? तो 330 मिनट क्या है? आगे है। मिनट पूछेगा 330, घंटा पूछेगा 5.5 घंटे, डिग्री पूछेगा जीएमटी से 82.5 डिग्री। ये रहा अगला सवाल। सवाल आपके सामने है। कह रहा भारत का प्रमाणिक समय स्थान, भारत का प्रमाणिक समय स्थान है जो स्थित है बेटा इलाहाबाद के समीप, जो स्थित है इलाहाबाद के समीप। बेटा किस किताबों में मिलेगा आपको? नैनी। ठीक से देखिएगा, कुछ किताबों में मिलेगा बेटा नैनी, लेकिन ये नैनी जब था तब 80 डिग्री पूर्वी देशांतर था। और ये कब था? ये 1906 से पहले था। कुछ किताबों में अभी भी ये लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन वर्तमान में जो भारत का मानक समय रेखा है अभी ये लिया गया है कहां से? मिर्जापुर से। कहां से बेटा? ये मिर्जापुर से। कहां से? मिर्जापुर से। आगे सवाल है, कह रहा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम, अभी बेटा बताया था ग्रीनविच टाइम, जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम में कितने घंटे का अंतर है? ये जीएमटी कहाँ स्थित है? अभी आपने जाना था। कहाँ पर बच्चे? लंदन में। कहाँ पर स्थित है ये? लंदन में। कितने डिग्री पर स्थित है ये? 0 देशांतर पर स्थित है। कितने डिग्री पर? 0 देशांतर पर। और भारत से कितना घंटे आगे है? 5.5 घंटे 30 मिनट। कितना डिग्री आगे है? 82.5 EL आगे है। कितना मिनट आगे है? 330 मिनट क्या है? आगे। ये सवाल है। कह रहा भारत का दूर दक्षिणतम भाग ही भूमध्य रेखा से कितना दूर स्थित है? भूमध्य रेखा से कितना दूर स्थित है बेटा? 6 डिग्री 45 मिनट पर अभी आपको बताया था क्या स्थित है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। और ये इंदिरा पॉइंट बेटा कहाँ है? ये इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार में। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार में। कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार में। अब ये ग्रेट निकोबार में है। यही ग्रेट निकोबार 876 किलोमीटर दूर, 876 किलोमीटर दूर है किससे? ये विषुवत रेखा से। ये विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर क्या है? ये दूर है। विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर दूर है क्या? इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट। कह रहा भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो
भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई आपको बताना है। बेटा दो लंबाई दो तरीके से है, देखिएगा। यहां मैं आपको दिखाता हूं भारत, ये रहा अपना प्यारा भारत, ये रहा बच्चे अपना प्यारा भारत, ये रहा प्यारा भारत। इधर बेटा आपको क्या मिलेगा, इधर मिलेगा बेटा क्या आपको अरब सागर। तो इस वाले एरिया में इधर क्या मिलेगा, इधर मिलेगा बंगाल की खाड़ी, नीचे क्या है हिंद महासागर, इधर मिलेगा क्या अरब सागर, ये है बच्चे अरब सागर। इधर क्या मिलेगा, इधर मिलेगा बंगाल की खाड़ी, इधर मिलेगा बंगाल की खाड़ी, नीचे क्या रहेगा हिंद महासागर, हिंद महासागर, नीचे रहेगा क्या हिंद महासागर। और ये गुजरा है बेटा क्या कर्क रेखा, ये गुजरा है कर्क रेखा। कर्क रेखा के नीचे वाला भारत बच्चे कौन सा भारत है, प्रायद्वीपीय भारत, पेनिसुलिया इंडिया, ये है प्रायद्वीपीय भारत, इसका नाम क्या है प्रायद्वीपीय भारत। अब ध्यान से देखिए, इस वाले एरिया में इधर से बेटा आपको क्या मिलेगा, ये पाकिस्तान, ये मिलेगा अफगानिस्तान, यहाँ नेपाल, यहाँ चीन है, यहाँ भूटान है, यहाँ म्यांमार है। तो ये वाला एरिया बच्चे ये बनाएगा भारत की स्थलीय सीमा और ये बनाएगा बच्चा भारत की क्या तटीय सीमा। लेकिन ये तो बेटा भारत के मुख्य भूमि की तटीय सीमा है, इनमें अंडमान निकोबार तो शामिल नहीं है। तो अंडमान निकोबार द्वीपों सहित भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है और भारत की तटीय सीमा की लंबाई बच्चे मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई यानी स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है बेटा। और मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई, मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई, मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई ये है बेटा 6100 किलोमीटर। और द्वीपों सहित, द्वीपों सहित, द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई, द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई, ये द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई पड़ेगी 7516.6 किलोमीटर। अब कह रहा भारत की तटीय सीमा की लंबाई, तो अगर भारत का नाम लेगा तो मतलब उसमें द्वीप क्या हैं शामिल हैं, मतलब उसमें द्वीप क्या हैं शामिल हैं। तो जब उसमें द्वीप बच्चे शामिल हैं तो कहे भारत की कुल सीमा की लंबाई, तो ये हो जाएगा 22,716.6 किलोमीटर, ये भारत की कुल सीमा की क्या है लंबाई है। अब सवाल पर आते हैं, सवाल देखिए, कह रहा भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है, स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है 15,200 किलोमीटर। ये भारत की क्या है स्थलीय सीमा। 6100 किलोमीटर क्या है भारत के मुख्य भूमि की तटीय सीमा, ये भारत के मुख्य भूमि की क्या है बेटा तटीय सीमा। द्वीपों सहित क्या है, ये बेटा क्या है द्वीपों सहित, ये है द्वीपों सहित, ये है द्वीपों सहित भारत की तटीय सीमा की लंबाई, द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई। भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है बच्चे, गुजरात है। ये आपके जीडी के लिए, आपके एसएससी सीजीएल के लिए ये सारे प्रेस्टिज एकदम आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही जरूरी प्रश्न है, आपको मिलेंगे। अगर ज्योग्राफी से सवाल आया तो ये एग्जाम में आपके छपेंगे, एकदम तय है, एग्जाम में आपको छपना इनको तय। अगर आपका आया, अगर ज्योग्राफी से सवाल आया तो इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया से इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरा वादा है आपसे। ज्योग्राफी के जो पूरी टेस्ट सीरीज में करा दूंगा तो सवाल आपके एग्जाम में आने एकदम तय है। ठीक से देखिएगा, तो ये हो गया बच्चे। भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य क्या है गुजरात। सबसे छोटा तटीय राज्य क्या है बेटा 1214 किलोमीटर के आसपास गुजरात की लंबाई है और लगभग 101 किलोमीटर गोवा के तट की लंबाई है। लेकिन बेटा द्वीपों सहित सबसे बड़ा तटीय राज्य अगर कहेगा तो अंडमान निकोबार, अगर द्वीपों सहित सबसे बड़ा तटीय राज्य कहेगा तो अंडमान निकोबार, अगर द्वीपों सहित सबसे बड़ा तटीय राज्य कहे तो अंडमान निकोबार, और अगर द्वीपों सहित सबसे छोटा तटीय राज्य कहेगा तो लक्षद्वीप होगा। चलिए ये सवाल है, अभी आपको व्याख्या करते हुए मैंने बताया था वही सवाल आया। ये देखिए, ये सवाल सब प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आ चुके हैं, सब वनडे एग्जाम में कहीं ना कहीं सवाल आ चुके हैं। कह रहा द्वीपों सहित भारत के
तट रेखा की लंबाई कितनी है द्वीपों सहित? कितना है? 75 16.5 किलोमीटर। चाहे कहे बेटा द्वीपों सहित और चाहे आपसे कहे भारत की तटीय सीमा की लंबाई, चाहे आपसे कहे भारत की तटीय सीमा। जब कहेगा मुख्य भूमि, जब कह देगा बेटा मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई, तब 6100 किलोमीटर है। आगे सवाल आपके सामने है, ये सवाल नंबर 10 कह रहा भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितना है? उत्तर से दक्षिण तक की, यानी बच्चे आपसे पूछ रहे हैं ये लंबाई, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई। मतलब क्या? मतलब ये है कि कन्याकुमारी से लेकर और इंदिरा कॉल तक। यहां क्या है बेटा? कन्याकुमारी। पूछ रहे हैं आपसे कि कन्याकुमारी से लेकर इंदिरा कॉल तक, कन्याकुमारी से लेकर इंदिरा कॉल तक, इंदिरा कॉल तक ये कन्याकुमारी कितने डिग्री? 8 डिग्री 4 मिनट NL। इंदिरा पॉइंट कितने डिग्री? 37 डिग्री 6 मिनट NL। ये इंदिरा कॉल है। यहाँ से यहाँ तक भारत की लंबाई कितना है? 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर ये है भारत की, ये है बच्चे भारत की क्या? ये है उत्तर से दक्षिण से निकलेंगे 29-33 किलोमीटर बेटा। यहां से गुजरात के पोरबंदर से चालू कीजिए वालांगू। बेटा गुजरात का गौर माता भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यही भारत का देशांतरीय विस्तार है। कितने डिग्री? 68 डिग्री 7 मिनट। यही गौर माता गुजरात भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। और बेटा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर EL अरुणाचल प्रदेश में, EL अरुणाचल प्रदेश में, EL अरुणाचल प्रदेश में वालांगू या किबुथू, वालांगू या किबुथू ये बच्चे भारत की क्या है? ये भारत की सबसे पूर्वी बिंदु है। ये भारत की सबसे पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश में। भारत में जहां सूर्योदय होता है वो क्या है? अरुणाचल प्रदेश। सूर्य, अरुण मतलब सूर्य, चल का मतलब चलना, अरुणाचल। और जहां रात गुजर जाएगी वो क्या होगा? गुजरात। अगला सवाल वही है, उत्तर आपको मिल गया होगा। अगला सवाल वही है बिल्कुल। क्या कह रहा है? कह रहा है भारत की उत्तर से पश्चिम तक की, भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई, पूरब से पश्चिम तक की लंबाई पूछा है। पूरब से पश्चिम, अभी बच्चे बताया था आपको कि आप गुजरात के पोरबंदर से चालू करेंगे कहां तक? वालांगू तक। गुजरात के गौर माता से चालू करेंगे कहां तक? वालांगू तक। इसकी लंबाई कितना है? 2933 किलोमीटर है। ठीक है, सही जवाब क्या होगा? 2933 किलोमीटर। अगला सवाल, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? अब इसमें बच्चा देखिए, आपसे मुख्य नहीं कहा है, ना मुख्य कहा है, ना मुख्य कहा है, ना द्वीपों सहित कहा है, लेकिन उसने ऑप्शन में नहीं रखा है। देखो ऑप्शन में कहीं पर है। अगर बच्चे कहीं ऑप्शन में ये होता 75 16.6 किलोमीटर, तब तो ये सही होता, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं कहा है। इसका मतलब वो पूछना क्या चाह रहे हैं आपसे? मुख्य भूमि की तट। तो क्या सही जवाब होगा? छाप दो। क्या होगा? 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर। ये सवाल है आपके सामने। भारत क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व का कुल कितना परसेंट है? ये बच्चा है विश्व का कुल कितना परसेंट? 2.4%। भारत 2.4% के साथ दुनिया की 17.5% आबादी लिया है बच्चे। तभी बेटा हम दो हमारे 12, जमीनी बया बढ़ ही नहीं रहा है हो। अब जमीन नहीं बढ़ रहा, हम तो हमारे 12 किए जा रहे हो, तो फिर क्या हो गया है? बेड वर्ड जोन था वो दीवान हो गया है। खाना क्या कहता? सारे सामान दिन में। एक समय ऐसा आएगा कि बेड भी किस में डालोगे? किचन में डालोगे। बेड, किचन भी किस में आ जाएगा? बेड में। जगह ही नहीं बचेगा हो। हम तो हमारे 12, 132 करोड़। अब जमीनियां बढ़ ही नहीं रहा है, क्या करोगे? इसीलिए जमीनी की कीमत इतना ज्यादा महंगी होती जा रही है। निकाले पड़े हो जनसंख्या। अब या तो भूटान और बांग्लादेश पे भारत कब्जा कर ले,
अब भारत लोकतांत्रिक देश है, विश्व शांति का प्रिय, ऐसा कर नहीं सकता है, लेकिन मानोगे नहीं, लगे हो तो जमीन क्या होगा फिर? बेडरूम छोटा, किचन छोटा, एक समय ऐसा आएगा किचन भी किस में आ जाएगा, जैसे दीवान बेड आ गया है, अलमारी किस में आ गया, दीवान बेड में, स्पेस ही नहीं है। फिर क्या, छत बिकने लगा, लंबाई गुड़े चौड़ाई गुड़े ऊंचाई बिकने लगेगा, आप हवा में जमीनें खरीदना चालू कर दोगे, हवा में खरीदना चालू करोगे, बचबा ही नहीं करेगा, जनसंख्या करोगे क्या? इतनी विस्फोट जनसंख्या विस्फोट मचाए हो, फिर क्या होगा? किचन छोटा, एक समय आ जाएगा कि किचन भी बेड में आ जाएगा, खाना पीना बना बेड में, ठीक है? तो इस पर कंट्रोल करने की बहुत जरूरत है। ये है भारत दुनिया की 4.2% जल है और दुनिया की 4.2% भारत का भूमि है और इसके साथ क्षेत्रफल के आधार पर भारत दुनिया का 7वां बड़ा देश है। ये है सवाल आपके सामने, कह रहा है भारत के कुल क्षेत्रफल पर पर्वत पूछा है बच्चे, पर्वतीय क्षेत्र। देखिए लगभग आंकड़े क्या हैं, लगभग बच्चे भारत के 11% भाग पर पर्वत है, लगभग 11% भाग पर, लगभग बेटा 18% भाग पर पहाड़ी है, लगभग 27% भाग पर पठार है तथा 43% भाग पर लगभग मैदान फैला है। लगभग मैदान क्या पूछा है? पर्वतीय 10.7%, 10.7%। ये क्या है? ये बेटा क्या है? पहाड़ी का है आंकड़ा। ये क्या है बच्चे? पठार का है। और ये क्या है बेटा? मैदान है। ये भारत का क्या है? विस्तार है। ये पर्वत है, ये पहाड़ी है, ये मैदान है, ये पठार है और ये मैदान है। ये भारत के विस्तार है। आगे सवाल कह रहा है भारत के, सवाल ये रहा सामने, कह रहा भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ी का विस्तार है? पर्वत और पहाड़ी। अब पर्वत और पहाड़ी पूछ रहा है आपसे कितने % भूभाग पर है, तो यहां बच्चे ये पूछना चाहता पर्वत और पहाड़ी मिलाकर। तो देखिए लगभग 11% भाग पर पर्वत और लगभग बच्चे 18% भाग पर पहाड़ी, दोनों को जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? लगभग 29.3%, लगभग 29.3% पर्वत और पहाड़ी। यहां मैं आपको पर्वत और पहाड़ी में बेटा अंतर बता देते हैं कि पर्वत और पहाड़ी में बच्चे अंतर क्या होता है। देखिए ऐसे उच्चावच भूमि जिनमें बेटा पाया जाए पीक यानी चोटी, ऐसे उच्चावच भूमि जिसमें पाया जाए पीक यानी चोटी, तो वो या तो पर्वत होगा, वो या तो बच्चे पर्वत होगा या तो क्या होगा? या तो होगा पर्वत या तो होगा क्या? पहाड़ी। अब यदि हाइट 300 मीटर से 1000 मीटर के बीच है तब तो बच्चे वो हिल्स कहलाएगा, पहाड़ी। और यदि हाइट बेटा 1000 मीटर से ऊंचा है तब वो कहलाएगा बेटा क्या? माउंटेन, पर्वत। और हाइट की ऊंचाई चाहे जितनी हो जाए, ऊंचाई चाहे जितनी हो जाए, यदि बेटा ऊपर का पार्ट क्या हो जाए? समतल, यदि ऊपर का पार्ट हो जाए समतल तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बेटा प्लेटू यानी पठार। पठार को बच्चे कहते हैं मेजनुमा आकृति, टेबल स्ट्रक्चर। पठार को टेबल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। अगला सवाल है कह रहा संपूर्ण भारत के कितने % भूभाग पर पठार का विस्तार है? उत्तर मिल गया होगा आपको, लगभग 27.7%। सारे सवाल मैंने आपके लगभग इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, लगभग आपके ज्योग्राफी के लगभग टॉपिक 3 क्लासों में कंप्लीट हो रहे हैं। ये है। आगे कह रहा संपूर्ण भारत के कितने % भूभाग पर मैदान का विस्तार है? कितने % भाग पर? 43% भाग पर क्या है? मैदान का विस्तार है। अगला सवाल कह रहा भारत की प्रादेशिक जल सीमा। बच्चे देखिए ये सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं आपके लिए इसकी व्याख्या करते हैं और थोड़ा डिटेल में इसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए बेटा जलीय सीमा को नॉटिकल मील में नापा जाता है, इसको यन से दिखाया जाता है।
1 नॉटिकल मील बराबर 1.8 किलोमीटर होता है। अगर आप इस तट से 12 नॉटिकल मील जाएंगे तो बेटा ये कहलाएगा प्रादेशिक सीमा। यहां पर भारत सरकार को कंप्लीट अधिकार है, चाहे साफ सफाई करे, चाहे कोई डैम या परियोजना लगा दे, किसी जलीय जीव का संरक्षण करे, यहां तक कंप्लीट अधिकार है। यहीं से बेटा जब आप चले जाएंगे 24 नॉटिकल मील तो ये कहलाएगा संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र यहीं से बच्चा कस्टम ड्यूटी सीमा शुल्क वसूला जाता है और यहीं से बच्चा नेवी अपनी सीमाओं क्या क्या करती है, संरक्षण करती है। बेटा यहीं से जब आप चले जाएं 200 नॉटिकल मील तो ये कहलाता है EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। यहां तक बच्चे किसी देश का समुद्र में अधिकार तब संभव है जब वह देश ये सिद्ध कर पाए कि समुद्र में उसका क्या है, कोई आर्थिक महत्व है। ठीक, तो आपको जलीय सीमा में 3 नॉटिकल मील याद रखने हैं। 12 नॉटिकल मील प्रादेशिक सीमा, 24 नॉटिकल मील संलग्न क्षेत्र, 200 नॉटिकल मील EEZ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अब सवाल पर आते हैं। कह रहा भारत की प्रादेशिक सीमा है कितना नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील। 24 नॉटिकल मील बेटा क्या है, संलग्न क्षेत्र है। और 200 नॉटिकल मील क्या है, EEZ है। ये 3 क्या बनाती हैं, जलीय सीमा। यहां से बेटा क्या वसूलते हैं, सीमा शुल्क। यहीं से कस्टम ड्यूटी लगाया जाता है, यहीं से कस्टम ड्यूटी। और यहां पर भारत सरकार को क्या है, पूर्ण अधिकार है। पूर्ण अधिकार है बेटा किसी भी डैम लगाने का, कोई परियोजना लगाने का, कुछ भी करने का, यहां भारत सरकार को पूर्ण अधिकार है। अगला सवाल, ये रहा सवाल, वही सवाल आ गया है आपके सामने, ये है। कह रहा भारत का संलग्न क्षेत्र, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे समुद्री मील कितना दूर है, संलग्न क्षेत्र। अभी बच्चे बताया आपको प्रादेशिक सीमा के आगे कितना दूर, 24 नॉटिकल मील। 24 नॉटिकल मील क्या है, संलग्न क्षेत्र है, संलग्न क्षेत्र है। अगले सवाल देखिए, ये सवाल है, कह रहा है कि भारत का एकांकित आर्थिक क्षेत्र, देखो बच्चा अभी बताया था, जस्ट आपको बताया कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ये बताना है आपको। अनन्य आर्थिक क्षेत्र कितना नॉटिकल मील है, 200 नॉटिकल मील, EEZ 200 नॉटिकल मील। ये था क्वेश्चन और ये रहा उसके आंसर, ये रहा उसका आंसर। इसका PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल IS से डाउनलोड कर सकते हैं। ये थे इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया से 20 क्वेश्चन, आज के टॉपिक के टॉप 20 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। लगभग भारत की जलीय सीमा, तटीय सीमा, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, इसके ठीक पहले वाले बच्चा हमने पर्वत, पहाड़, पठार, चोटियां वगैरह का अध्ययन कर लिया है। सब क्वेश्चन के माध्यम से किया है। जल्द ही जैसे ही आपकी परीक्षाएं खत्म होंगी, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे, अपना प्यार अगर हम तक बनाए रहे, तो यकीन मानिए कि मैं आपको एजुकेशन एकदम इतना सस्ता कर देंगे, आपको GS के लिए कहीं भागना नहीं पड़ेगा। अगर आप फैजाबाद से हैं, अगर आप UP ईस्ट से हैं, तो आपको बिल्कुल भी अलगाव फील नहीं होगा। आपके साथ हम हैं, आप हमारे साथ बस इतना कीजिए, अपने हिस्से का प्यार आप हमको दीजिए, हमारे साथ बने रहिए। कोई कमी हो, कुछ आपको डिमांड करना हो, किसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पर स्पेशली डिमांड करना हो, आप वीडियो के नीचे कमेंट में दीजिए, हम उस पर सुझाव पर जरूर अमल करेंगे। आपके सुझाव पर अमल करेंगे, उसे अप्लाई करने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए बच्चे, हमारे पास कोई अभी बहुत बड़ी इतनी टीम नहीं है। अगर आपको कुछ क्वालिटी में या कुछ मैटर की डिजाइन में अगर आपको कुछ कमियां लगती हैं तो प्लीज़ उसके अवॉइड कीजिए। कंटेंट में कोई कमी लगती है तो आप जरूर शिकायत कीजिए, क्योंकि अभी मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैं स्वयं सबको सर्वाइव कर रहा हूं। बस आपका सपोर्ट चाहता हूं, आप अपना सपोर्ट कीजिए, मोरली सपोर्ट कीजिए आप हमको। और मैं आपके लिए जो कर रहा हूं, आप उसका बस इतना फीस दे सकते हैं, आप एक लाइक दे सकते हैं और चैनल को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुँच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या हो पाए, लाभ हो पाए। तब तक आप अपना, हमेशा की तरह तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, पढ़ते रहें, अपने भविष्य के लिए हमेशा अवेयर रहें। और अपने भविष्य के आगे जब क्या भविष्य की बात हो तो यही कहकर जाइएगा, जब भविष्य की बात होती है तो मैं किसी का सुनता नहीं हूँ।
जाते जाते आपको बताएं, हाँ सूरज सा तेज नहीं मुझ में, हाँ सूरज सा तेज नहीं मुझ में। बेटा जब आपके पास कुछ नहीं होगा, सूरज सा तेज नहीं है तो कोई बात नहीं है, सूरज सा तेज नहीं आपके अंदर, देखिए टैलेंट, मेहनत, मेहनत, अगर मेहनत हर चीज को, जो मेहनत है बेटा वो हर चीज को हासिल कर सकता है। अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं, अगर आपके अंदर भगवान ने बहुत कुछ नहीं दिया है तो आपको दिया है लेबर, इतना लेबर कीजिए कि आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। शर्म बहुत बड़ी चीज है। टाइम जिसके पीछे लगा दोगे, किसी ने कहा है कि समय सबसे बड़ा धन है, जिसके पीछे लगा दोगे वही तुम्हारा, जिसको चाहो उसको हासिल कर लो वही तुम्हारा, ये जिसके पीछे खर्च करोगे वही तुम्हारा है। ठीक है, तो हाँ सूरज सा तेज नहीं मुझ में, तुम दीपक सा जलता देखोगे, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, तुम दीपक सा जलता देखोगे, मुझे अपना हद रोशन करने से तुम कब तक रोकोगे, तुम कब तक रोकोगे। अगर बेटा दीपक से चलोगे, आपका हद रोशन करने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। बने रहें हमारे साथ। आप हमको देखने के लिए या चैनल पर आने के लिए आप सबका आभार। अगर कोई कंटेंट हो एक बार फिर से है, आप सुझाव अपना दे सकते हैं।